हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था उपभोक्ता की बचत। उसमें उपभोक्ता की बचत की परिभाषा, मार्शल की तालिका का वर्णन, चित्र के द्वारा वर्णन, मार्शल के विवेचन में उपभोक्ता की बचत की मान्यताएं और हिक्स की विधि यानी तटस्थता वक्र का उपयोग करते हुए बचत का रेखाचित्र हमने पढ़ा था। और इसके साथ ही हमने स्टार्ट कर दिया था उपभोक्ता के बचत की अवधारणा की आलोचना, जिसमें पहली आलोचना है कि एक उपभोक्ता जो कुछ दे सकता है और वास्तव में कुछ देता है वे दोनों समान होते हैं। आलोचकों का मत है कि एक उपभोक्ता जो एक वस्तु के लिए देता है उससे ज़्यादा वह दे नहीं सकता। उसकी आमदनी स्थिर होती है, उसे एक साथ कई वस्तुएं खरीदनी होती हैं। यदि कोई वस्तु से बाजार भाव पर नहीं मिलती तो वह किसी दूसरी स्थानापन्न वस्तु पर चला जाता है। अंत में उपभोक्ता की बचत शून्य पर आ जाती है। जब उपभोक्ता अपनी खरीद प्रारंभ करता है तो हो सकता है वह अपनी संपूर्ण आय एक ही वस्तु पर व्यय करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन जब वह वस्तु कुछ मात्रा में मिल जाती है तो वह दूसरी वस्तु की तरफ चला जाता है। इससे उसके पास कम मुद्रा रह जाती है। यदि दूसरी वस्तु लेने के बाद उसके पास कुछ मुद्रा बचती है तो वह तीसरी वस्तु की तरफ चला जाता है। इस प्रकार दी हुई जा सकने वाली वास्तव में ली जाने वाली कीमत का अंतर लगातार घटता जाता है। दूसरी आलोचना है अतिरिक्त इकाइयों के लेने से न केवल इसकी उपयोगिता घटती है बल्कि सभी इकाइयों की उपयोगिता घटती है। मान लीजिए हम x वस्तु की 5 इकाई लेते हैं। ये सब एक सी होती हैं। सारणी में इससे कुल उपयोगिता 300 के बराबर मिलती है। यहाँ पर सीमांत उपयोगिता 5वीं इकाई से 20 पैसे के बराबर मिली थी। आलोचकों का मत है कि कुल उपयोगिता यहाँ पर 100 पैसे के बराबर होती है, जो कीमत के बराबर होती है। अंत में उपभोक्ता बचत शून्य के बराबर होती है। पहली और दूसरी आलोचना का प्रत्युत्तर। उपरोक्त दोनों आलोचनाओं में कुछ सच्चाई अवश्य है, लेकिन उपभोक्ता की बचत एक मनोवैज्ञानिक संतोष होता है। इसी रूप में उसे देखा जाना चाहिए। व्यवहार में ऐसी स्थिति अवश्य पाई जाती है कि उपभोक्ता किसी वस्तु के अभाव में रहने की अपेक्षा उसके लिए प्रचलित कीमत से अधिक कीमत देने को तैयार हो जाता है। अनेक व्यक्ति दानेदार चीनी के अभाव में रहने की अपेक्षा 20 रुपये प्रति किलो से अधिक कीमत देने को तैयार हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें वर्तमान कीमत पर दानेदार चीनी के उपयोग से उपभोक्ता की बचत मिलती है। तीसरी आलोचना है स्थानापन्न पदार्थों की उपलब्धि से उपभोक्ता की बचत घट जाती है। स्थानापन्न पदार्थों के पाए जाने से उपभोक्ता की बचत अनिश्चित हो जाती है। मान लीजिए बाजार में गोल्ड स्पॉट का मिलना बंद हो जाता है तो उपभोक्ता उसकी जगह कोई दूसरा ठंडे पेय पदार्थ प्रतिस्थापित कर लेंगे। इससे उपभोक्ता की बचत को कम क्षति पहुंचेगी। यदि गोल्ड स्पॉट का कोई स्थानापन्न पदार्थ नहीं होता तो उपभोक्ता की बचत को ज़्यादा हानि पहुंचती है। अतः जिस सीमा तक स्थानापन्न पदार्थ पाए जाते हैं उस सीमा तक उपभोक्ता की बचत का माप अनिश्चित एवं कम हो जाता है। आलोचकों का मत है कि आधुनिक जीवन में अनेक वस्तुएं ऊपर से एक दूसरे के भिन्न लगने पर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती रहती है और उपभोक्ता की आय को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती है। उपभोक्ता एक दिए हुए समय में अपनी मुद्रा को सिनेमा, जूते, मिठाई आदि वस्तुओं व सेवाओं पर व्यय करने की योजना बनाता रहता है और ये वस्तुएं कुछ सीमा तक एक दूसरे के स्थानापन्न के रूप में काम करती रहती हैं। यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता शीघ्र ही अन्य वस्तुओं को स्थानापन्न की तरफ जाने की सोचने लगता है। इस प्रकार उपभोक्ता की बचत जैसी अवधारणा का विशेष महत्व नहीं रह जाता।
इसके प्रत्युत्तर में आलोचकों ने प्रत्युत्तर में ये कहा है कि स्थानापन्न पदार्थों के पाए जाने से उपभोक्ता की बचत कम होती है। पूर्ण स्थानापन्न पाए जाने पर यह समाप्त हो जाती है, लेकिन यह प्रश्न यह है कि क्या प्रत्येक स्थिति में क्या स्थानापन्न पदार्थ मिलते हैं। व्यवहार में देखते हैं उपभोक्ता आदत व फैशन के प्रभाव में आकर अपनी व्यय का निर्धारण करता है। चौथी आलोचना है उपभोक्ता की बचत पूर्ण काल्पनिक और अवास्तविक अवधारणा है। प्रोफेसर निकलसन ने उपभोक्ता की बचत की अवधारणा को काल्पनिक व निरर्थक बताया है। उनका मत है कि इस बात का कोई सार नहीं है कि 100 पौंड वार्षिक आय की उपयोगिता 100 पौंड के बराबर है। इसकी आलोचना के उत्तर में यह भी कहा जाएगा कि उपभोक्ता की बचत जैसी अवधारणा व्यवहार में अवश्य पाई जाती है, क्योंकि एक संपन्न व विकसित देश में एक व्यक्ति को अनेक प्रकार की सस्ती वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध होने से वह निर्धन व अविकसित देश के निवासियों की तुलना में थोड़ी आमदनी को व्यय करने में भी अधिक संतोष प्राप्त कर सकता है। पांचवी आलोचना है जीवन रक्षक अनिवार्यता व विलासिताओं में उपभोक्ता की बचत का माप करना अत्यधिक कठिन होता है। जीवन रक्षक अनिवार्यता को कीमत तो कम होती है, उसके प्राप्त संतोष बहुत अमापनीय होता है। अतः उनसे प्राप्त उपभोक्ता की बचत का अनुमान लगाना कठिन होता है। विलासिताओं में उपयोगिता उसकी कीमतों के अंतर पर निर्भर करती है। यदि इसकी कीमत कम हो जाती है तो संभवतः उपभोक्ता की बचत बहुत घट जाती है। अगली आलोचना है मार्शल के विवेचन में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा विवादग्रस्त मान्यताओं पर आधारित है। उपभोक्ता की बचत पर कई प्रकार की आपत्तियां बताई हैं। कुछ मान्यताएं हैं जो कि विवादग्रस्त हैं। पहली, मार्शल ने उपयोगिता को मापनीय माना था। उनके द्वारा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान मान ली गई थी। तीसरा, मांग वक्र में अन्य बातों को समान मानकर केवल एक वस्तु की कीमत के परिवर्तन का प्रभाव उसकी मांग पर देखा जाता है। इसे एक वस्तु की मांग पर दूसरी वस्तु का प्रभाव नहीं देखा जाता। फोर्थ, बाजार मांग वक्र के निर्माण में मार्शल के लोगों की रुचि, फैशन, आय के अंतरों पर ध्यान नहीं दिया जाता, आदि आदि। इस प्रकार ये आलोचनाएं हैं। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का महत्व। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों दृष्टि से महत्व है। सैद्धांतिक दृष्टि से उपभोक्ता की बचत की अवधारणा हमें उपभोग मूल्य व विनिमय मूल्यों के अंतर करने का अवसर देती है। आधुनिक जीवन की अनेक वस्तुएं सेवाएं जैसे पोस्ट कार्ड, अखबार, बिजली, सिटी बस आदि का हमें उपयोगिता अधिक मिलती है, जबकि इसका मूल्य बहुत कम होता है। अतः उपयोगिता मूल्य व विनिमय मूल्य में भेद स्पष्ट हो जाता है। इसके अगर हम महत्व की बात करें, पहला, दो स्थानों की एवं एक स्थान के विभिन्न समयों में आर्थिक इकाइयों की तुलना। उपभोक्ता की बचत की सहायता से आर्थिक स्थिति में तुलना की जाती है। मान लीजिए अफ्रीका की तुलना में भारत में उपभोक्ता की बचत अधिक मिलती है, तो हम कह सकेंगे भारत में आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी है। उपभोक्ता वर्ग को यदि किसी देश में आज पहले की अपेक्षा ज़्यादा वस्तुएं सस्ते भाव पर मिलती हैं तो लोगों को आर्थिक स्थिति में सुधार माना जाएगा। हमें यह भी बताते हैं कि वस्तुओं के भाव बढ़ने से उपभोक्ता की बचत घटती है और लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। भारत में योजना काल में दैनिक जीवन की अनेक वस्तुओं के भाव बढ़ जाने से उपभोक्ता वर्ग की बचतों पर काफ़ी क्षति पहुंची थी। दूसरी उपयोगिता है सार्वजनिक वित्त में महत्व। मार्शल ने उपभोक्ता की बचत के आधार पर यह सिद्ध किया था कि सरकार की बढ़ती हुई लागतों के उद्योग पर कर लगाना चाहिए, घटती हुई लागतों पर उद्योग को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। जैसा पहला है बढ़ती हुई लागतें वाले उद्योग पर कर व उपभोक्ता की बचत। कर लगाने से सरकार को आमदनी होती है,
दूसरी तरफ वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से उपभोक्ता की बचत को हानि होती है। यदि सरकार की आमदनी की मात्रा उपभोक्ता की बचत की हानि से अधिक होती है तो कर लगाना उचित माना जा सकता है। ऐसा बढ़ती हुई लागत वाले उद्योग पर कर लगाने से परिणाम स्वरूप होता है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। चित्र में आप देखिए, डीडी और एसएस वक्र एक दूसरे को ए बिंदु पर काट रहे हैं। ओ एक्स पे मैंने मांग पूर्ति ली है, ओ वाई पे कीमत ली है। ये डीडी वक्र है और ये पहला एसएस वक्र है जो ए बिंदु पर काट रहा है। वहां पर वस्तु की एएच कीमत पर ओएच मात्रा खरीदी जाती है और उपभोक्ता की बचत डीएएफ यानी डीएएफ के बराबर होती है। कर के लगने पर नई पूर्ति वक्र SS1 यानी ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये देखिए ऊपर शिफ्ट हो गया और संतुलन आर बिंदु पर होता है, जहां पर मात्रा हो गई OG और प्रति इकाई कर की मात्रा हो गई RN और सरकार को कर के रूप में RNMT आय प्राप्त होती है, जो स्पष्टता उपभोक्ता की बचत RTFA से अधिक है। अतः बढ़ती हुई लागत वाले उद्योगों को कर लगाने से सरकार को आय उपभोक्ता की बचत से आने से अधिक होती है। इस स्थिति में कर लगाना उचित माना जा सकता है। दूसरा है घटती हुई लागत वाले उद्योग, सब्सिडी व उपभोक्ता की बचत। सब्सिडी या आर्थिक सहायता देने से वस्तु की कीमत घटती है, जिससे उपभोक्ता की बचत बढ़ती है, लेकिन साथ में सरकार को आर्थिक भार भी बढ़ता है। यदि उपभोक्ता की बचत की मात्रा सरकार की दी हुई सब्सिडी की राशि से अधिक है तो सब्सिडी देना उचित माना जा सकता है, जैसा कि इस चित्र में बताया गया है। ओ एक्स पे मात्रा ली गई है, ओ वाई पर कीमत ली गई है। ये डिमांड लाइन है और उसके बाद ये है एस लाइन है। अब आप देखते हैं इस पर आर बिंदु पर संतुलन हो रहा है, जहां मात्रा ओपी है और कीमत है ओ ए और यहाँ पर उपभोक्ता की बचत क्या है ADR। जब उसके बाद आर्थिक सहायता दी जाती है तो सप्लाई लाइन नीचे शिफ्ट हो जाएगी और संतुलन प्राप्त होता है F पर। जब F पर संतुलन प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में मात्रा OQ हो जाएगी और कीमत हो जाएगी OT। ऐसी स्थिति में TDF के बराबर बचत प्राप्त हो, यानी अतिरिक्त बचत कितनी हो गई? अतिरिक्त बचत हो गई TARF, जो कि आर्थिक सहायता से ज़्यादा है, इसलिए आर्थिक सहायता देना सरकार का उचित कदम है। अतः घटती हुई लागतों के उद्योग में कर लगाना तो उचित होता है, लेकिन सब्सिडी देना अच्छा रहता है। तीसरा है एकाधिकारी कीमत के निर्धारण में उपभोक्ता की बचत का महत्व। एक एकाधिकारी कीमत विभेद करके अपना लाभ अधिकतम करता है। वे एक बाजार में अपनी वस्तु कम कीमत पर दूसरे बाजार में अधिक कीमत पर बेच सकता है। साधारणतः उसे अपनी कीमत उस बाजार में उचित रखनी चाहिए जहां उपभोक्ता की बचत अधिक हो। ऐसा करके वह उपभोक्ता की बचत को कम से कम हानि पहुंचाकर अपना लाभ अधिकतम कर सकता है। अतः उपभोक्ता की बचत के ज्ञान का एकाधिकारी के लिए बड़ा महत्व होता है। फोर्थ है उपभोक्ता की बचत के आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि परोक्ष करों का भार प्रत्यक्ष कर से अधिक पड़ता है। परोक्ष करों में उत्पादन शुल्क, बिक्री शुल्क आदि आते हैं। जब किसी वस्तु पर कर लगाया जाता है तो कीमत बढ़ने से उपभोक्ता को हानि होती है।
उस वस्तु की कुल इकाइयों का उपभोग कम हो जाता है और परोक्ष कर के उपभोक्ता की बचत की कुल हानि काफ़ी अधिक होता है। इससे उसकी राशि आय कर लगाकर प्राप्त की जाए तो उपभोक्ता की बचत को कम हानि पहुंचेगी, जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है। ओ एक्स पे वस्तु की मात्रा, ओ वाई पे कीमत है, ये मांग रेखा है और ये सप्लाई है। जहां पर ओ एस कीमत पर मात्रा है ओ एम। अगर परोक्ष कर अप्रत्यक्ष कर लगा दें तो पूर्ति रेखा ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, जहां पर मात्रा हो गई ओ एम और ऐसी स्थिति में कीमत हो गई ओ एस डैश। पहले की तुलना में एस एस डैश पी आर के बराबर बचत का नुकसान हो गया। अगर यही कर के रूप में, प्रत्यक्ष कर के रूप में ले लिया जाए तो उपभोक्ता को उतनी हानि नहीं पहुंचती। अगला महत्व है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व लाभों का अनुमान लगाया जा सकता है। आज का युग विशिष्टीकरण का युग है। प्रत्येक देश उन वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसके तुलनात्मक लाभ अधिक होता है और अपनी वस्तुएं निर्यात करके बदले में दूसरे देश से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं आयात करता है। प्राय एक देश आयातित वस्तुओं के लिए जो कीमत देता है वह उस कीमत से काफ़ी कम पाई जाती है जो उनके लिए वो दे सकता था। इस प्रकार से आयातों से नागरिकों को उपभोक्ता की बचत मिलती है। वह बचत जितनी अधिक होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ भी उतना ही अधिक होता है। अगला पॉइंट है विनियोग परियोजनाओं में लागत लाभ विश्लेषण को लागू करने में उपभोक्ता की बचत का व्यापक उपयोग। किसी भी विनियोग परियोजना को चुनने से पूर्व उसके लागत लाभ का विस्तृत रूप से विश्लेषण किया जाता है। इनमें मौद्रिक व प्रत्यक्ष लागतों लाभों के अलावा सामाजिक लागतों व सामाजिक लाभों का भी ध्यान रखा जाता है। अतः इस प्रकार का विश्लेषण में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अन्य बातों के समान रहने पर ऐसे प्रोजेक्ट्सों को प्राथमिकता दी जाती है जो उपभोक्ता वर्ग को सर्वाधिक बचत प्रदान कर सके। इस दृष्टि से शीघ्र परिणाम देने वाले आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने वाले तथा श्रम गहन प्रोजेक्ट को विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि इसके उपभोक्ता की बचत सर्वाधिक होगी। अतः उपभोक्ता की बचत बढ़ाने में प्रोजेक्ट को सर्वोच्च वरीयता दी जानी चाहिए। अब निष्कर्ष की बात करें, एक अर्थशास्त्री का कहना है उपभोक्ता की बचत की अवधारणा आधुनिक समाज व्यवस्थाओं में नागरिकों द्वारा प्राप्त उस अत्यधिक विशेषाधिकार की स्थिति को सूचित करती है जिसका वे आनंद उठाते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति उस अत्यधिक मूल्यवान वस्तुओं में एक विशाल समूह का आनंद उठाता है जो कम भावों पर खरीदी जा सकती हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सब उस आर्थिक संसार का लाभ उठा रहे हैं जिसका हमें कभी निर्माण नहीं किया। थैंक यू वेरी मच।